नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी पीएम नरेंद्र मोदी के मथुरा दौरे पर बोले अखिलेश यादव की, डीप फेक के खिलाफ एक्शन मोड में सरकार की। बात करेंगे संजय राउत ने भी कसा पनौती वाले तंज की। राजौरी मुठभेड़ पर बोले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बयान की। साथ ही जानेंगे राजौरी हमले में शहीद हवलदार अब्दुल मजीद के घर पहुंचे रविंद्र रैना की। ममता बनर्जी के बयान पर निशिकांत दुबे के पलटवार की। बात करेंगे हिमाचल में कल से शुरू होगी विकसित भारत यात्रा की। कांग्रेस नेता को चुनाव के नोटिस पर बोली सुप्रिया सुले की। और आखिर में बात होगी फिर 400 के पार पहुंचा AQI की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल पहुंचे। कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कुछ ऐलान किए, कुछ वादे किए और कुछ नई शुरुआत करके आए। लेकिन विपक्षी दल के मुखिया अखिलेश यादव ने इसमें से भी कमियां ढूंढ ली। उन्होंने पीएम के मथुरा आने का एक राजनीतिक एजेंडा बता दिया। आ रहा है दूसरी बार है। अरे क्या बात कर रहे हो, कौन पहली बार कौन दूसरी बार? हमारी तो जिंदगी गुजर रही जाते जाते वहाँ। कोई पीएम हमारा तो बचपन से जा रहे, कम से कम ये भी तो कहो ना कि कोई बचपन से गया वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इसमें, इस जिले में, जो हर महीने जाते होंगे गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा करने। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बचपन से जा रहे हैं वहाँ पे। खबर क्या हो, जो बचपन से जा रहे हैं, खबर ये है कि पहली बार आ रहे, खबर ये हो कि जो बचपन से जा रहे थे, खबर उनकी हो। 2024 से पहले आए 1000 करोड़ का कॉरिडोर की बात कही है और वहाँ की वृंदावन की जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि कान्हा जो हमारी सभ्यता, हमारे तन और शरीर से जुड़े हुए, उनको ही बिल्कुल नस्ते नाबूद करने पर तुले हुए हैं। हेरिटेज और एस्थेटिक और जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने जो विरासत में हमें चीजें दी हैं, विरासत कैसे बचे और हेरिटेज कैसे बचे। कोई भी डेवलपमेंट हो, लेकिन विरासत में जो चीजें मिली हैं उनको सजोया कैसे जाए, उनका संरक्षण कैसे जाए, उस दिशा में काम होना चाहिए। हमारा हेरिटेज बचे, ट्रेडिशंस बचे और जो वहाँ की परंपराएं हैं कि हमारे कान्हा की किस तरीके से वो सेवा करते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन न हो। मैं समझता हूँ बीजेपी के आजकल सोशल मीडिया में बहुत सी फेक वीडियो वायरल हो रही है और एक चिंता का विषय है। इसे लेकर अब केंद्र सरकार सख्त रवैया अपनाने जा रही है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार जल्द ही इसके खिलाफ बड़े कदम उठाने वाली है। आज सोसाइटी में एक नया खतरा उभर के आया है, वो है डीप फेक। किसी भी व्यक्ति की इमेज को लेके, किसी भी व्यक्ति की आवाज को लेके एकदम गलत, एकदम रॉन्ग, एकदम फेक वीडियो या फेक ऑडियो बनाया जाता है, जिससे कि साधारण मानवी उससे नुकसान में रहता है। इससे हमारी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस को नुकसान हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी पे बड़ा एक खतरा ये उभर के आया है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार ऐसे डीप फेक वीडियो को बनाने और इसे होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म के लिए कानून और दंड का प्रावधान करने वाली है। जरूरत है कि जल्दी से जल्दी इस पे स्टेप्स लिए जाएं, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो रेगुलेटरी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो। हर एक तरह के स्टेप्स हमको लेने की जरूरत है। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हितधारकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें डीप फेक को लेकर बातचीत हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया और सबने क्लियरली इस खतरे को, इसकी गंभीरता को स्वीकार किया कि वाकई डीप फेक आज एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा उभर के आया है। सबने इस पर सीरियस रेगुलेशन, सीरियस कंट्रोल, इसकी स्वीकार्यता को जाहिर किया।
मंत्री ने कहा कि हमें तत्काल कदम उठाने की जरूरत है और हमने ये फैसला किया है कि कुछ ही हफ्तों में डीप फेक को कानूनी दायरे में लाने के लिए मसौदा तैयार करने की कोशिश की जाएगी। इस बैठक में 4 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बात हुई। एकदम क्लियरली निकल के आया कि हमें 4 चीजों पे एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा और जल्दी काम करना पड़ेगा। पहला है किसी भी डीप फेक को कैसे जांच करें, डिटेक्ट कैसे करें, जाने कैसे कि ये डीप फेक है। दूसरा प्रिवेंट करने का कि एक तो डीप फेक को पोस्ट करने से प्रिवेंट कर सकते हैं क्या पहले, दूसरा उसको वायरल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, जैसे भी किसी भी ऐप में कभी भी कोई भी यूजर अगर रिपोर्ट करना चाहे कि ये डीप फेक है, इसके कारण नुकसान हो रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, ये गलत है, तो उस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि एकदम तुरंत कार्रवाई हो सके। चौथा पिलर है, चौथे पॉइंट पे जिस पे सबका आज एग्रीमेंट हुआ वो है कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सब मिलके काम करेंगे, सरकार भी काम करेगी, इंडस्ट्री भी काम करेगी, और मैं मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी इसमें सहयोग करें और अवेयरनेस बढ़ाएं। राहुल गांधी के बाद अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने पनौती शब्द को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि इस देश को 2014 से पनौती लगी है, 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। सुनिए क्या बोलिए राउत। ये महाराष्ट्र से देखो, महाराष्ट्र में जिसको पनौती समझा जाता है वो लोग बाहर जाकर प्रचार करते हैं हिंदुत्व का, यहां कोई पूछता नहीं। हिंदू हृदय सम्राट इस देश में 2 ही है, पहले स्वतंत्र वीर सावरकर, ये पहले हिंदू हृदय सम्राट, और दूसरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। न होगा ना पहले था। लोगों ने ये दोनों को ही माना है हिंदू हृदय सम्राट, क्योंकि उनका संघर्ष, उनका त्याग हिंदुत्व के बारे में बहुत बड़ा रहा और पूरे समाज को जागृति लाने का काम ये 2 नेताओं ने किया। कोण हरणार ते पनौत्या म्हटलं ना। ये महाराष्ट्र से बहुत पनौती बाहर जा रहे हैं आजकल। यहां से भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, बीजेपी पूरी डूब रही है। देखिए 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है। ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे, और भारतीय जनता पक्ष ने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। बीजेपी में पनौती शब्द पूरे विश्व में और देश में इस्तेमाल किया जाता है, और खास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदुत्व के कोश में पनौती शब्दों को बहुत महत्व है, आपको मालूम नहीं। आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है, और बाद में ये सब एफआईआर वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, वो 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। कभी 7.5 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है, ये सब। राजौरी मुठभेड़ के बाद उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि हमने अपनी सेना के जवानों को खोया है, लेकिन हमने आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। हमारे बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना परिष्कृत विदेशी आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया है। ये एक बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी, जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे, और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी,
इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहां एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर, बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहां पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, जब से ये खात्मा हुआ है तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल और ऊंचा हो गया है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है उसका भी मनोबल ऊंचा हो गया है। अभी जो वो डर के रहते थे, जैसे डांगरी में हुआ था या राजौरी टीसीपी में हुआ था, तो जैसे ही वो डर खत्म होगा लोग और सामने आएंगे, और इस वक्त भी जो हमारे पास खबर आई है वो लोकल लोगों से ही आई है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी कायनात साथ में है वो भी एक साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। जो हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है, या जो हमें वहां पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए, तो हमें यकीन है कि वो डांगरी में शामिल थे। पाकिस्तान की कोशिश होती है, क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हम उनका खात्मा खत्म कर उनको। हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बारे में बात करते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हलाल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ये रोके नाम का व्यावसायिक लाभ लेने पर है। हलाल पे बैन का मतलब कोई ये कह रहा है आपको कि आप जो भी लोग खाते हैं उसमें आप हलाल मत करिए। एक बिजनेस के लिए उसका जो इस्तेमाल है वो भी अनऑथराइज्ड, तो उसको तो आपको सरकार को ये अधिकार देना पड़ेगा कि वो मार्केट को रेगुलेट कर सकते। क्या कोई ये कह रहा है आपको कि आप अगर हलाल गोश्त खाना चाहते हैं तो उसमें हलाल मत करिए? क्या ये कह रहा है कोई आपको? ये सवाल इस तरह नहीं होने चाहिए कि जिससे जनता में भ्रम पैदा हो। ये नहीं कहा जाता सर। हाँ, उस नाम से एक मेरा ये विषय नहीं है बोलने का, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ जाती हैं, और फिर इस सवाल से ऐसे लगेगा जैसे कोई हलाल करने पर कोई पाबंदी लगा रहा है। वैसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, उसका व्यापारिक लाभ उठाने के लिए उस नाम का तो सरकार को नियंत्रण होना ही चाहिए। दुनिया में हर जगह पे वो संस्थाएं जिनका सर्टिफिकेट, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने भी क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो विदेशों में जाने वाला सामान है उसको उन्होंने नहीं, चूंकि वहाँ रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो संस्थाएं होती हैं जो ये करती हैं वो सरकार से अप्रूव्ड होती है। यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से आतंकियों ने भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला किया है। राजौरी के कालाकोट के बाजीमल इलाके में हुई हमले का भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवानों को बड़ी सफलता भी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं अभी भी 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर हमला बोला है। ये तब हुआ जब पहली बार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि वे लोकसभा निष्कासन से और लोकप्रिय हो जाएंगी, जिससे पार्टी को फायदा होगा। इसी पर निशिकांत दुबे ने मोइत्रा की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी। देखिए, दाऊद इब्राहिम भी यदि आजमगढ़ से लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से, तो मुझे लगता है कि 99% चांस ये है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि दाऊद इब्राहिम देशद्रोही नहीं है। यदि ममता जी की यही थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये नहीं है। जब ये देखा गया लॉगिन क्रेडेंशियल, जो कल से जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, वो तो काफी अलार्मिंग है। वो ये कह रहा है कि एक ही व्यक्ति, केवल एक दर्शन हीरानंदानी को इसने मेल आईडी नहीं दिया। बेंगलोर से भी सेम डे सेम समय खोला जा रहा है जब महुआ यहाँ मौजूद है, कलकत्ता में। दिल्ली से भी खोला जा रहा है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से भी खोला जा रहा है। ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। दर्शन हीरानंदानी, अडानी, ये सब तो छोटी चीजें हैं। बेटिंग ऐप, चाइनीज कनेक्शन, देशद्रोहियों का कनेक्शन, जिस तरह से बड़े बड़े अखबार गार्डियन टाइप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, कि काली को जो है वो कहती है कि काली सिगरेट पीती है काली माता, और वो दारू पीती हैं और काली माता का जो है वो पूजा करते हुए नजर आती है। तो वो अपना एक अलग लाइफ स्टाइल है। और यदि ममता बनर्जी को इसी तरह के सांसद पसंद हैं तो उनको उनका सांसद मुबारक हो। और कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इतिहास रहा है कि 2005 में जब पैसा लेके क्वेश्चन पूछने के चक्कर में जिस कांग्रेस पार्टी ने राजा रामपाल को बर्खास्त किया पार्लियामेंट से, लोकसभा से, उसी राजा रामपाल को 2009 में कांग्रेस ने टिकट दिया और उसको सांसद बनाकर लाया। तो ये इंडी गठबंधन का इतिहास रहा है। उनको भ्रष्टाचारी, उनको देशद्रोही, उनको दाऊद इब्राहिम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर सर्किट हाउस में जन समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि विकसित भारत यात्रा लोगों की बेहद लाभकारी है। इसके माध्यम से लोगों को ये संकल्प भी लेना है कि 2025 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के 68 जनजातीय जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और अब ये देश के 2,70,000 के लगभग पंचायतों में इस यात्रा का जाना होगा, जहां लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के अवसर मिलेंगे। और यही नहीं, इस यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी, लास्ट माइल डिलीवरी भी होगी। मेरी कहानी मेरी जुबानी लाभार्थी बता भी पाएंगे और मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत, इसकी रजिस्ट्रेशन भी होगी, क्विज प्रोग्राम भी होंगे और बहुत सारे वीडियोस भी इसमें देखकर लोगों को जानकारी मिलेगी। तो हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जानकारी पहुंचे। ये यात्रा इसको सफल बनाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। संकल्प यात्रा में एक संकल्प भी लेना है और वो है अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित देश बनाने का। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस यात्रा के माध्यम से, और ये जो वीडियो वैन्स है ये लोगों को जागरूक भी करेंगी और उन तक योजनाओं को पहुंचाएगी और लाभ भी पाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक फाइटर हैं और एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी पनौती वाली टिप्पणी पर चुनाव के आयोग नोटिस का गरिमापूर्ण और ईमानदार जवाब देंगे। Rahul Gandhi ji is a very strong leader. He is a very honest leader. So I am very, very confident that even if he's got a notice from the Election Commission,
I'm very confident and I have full faith in Rahul ji that he will give a very dignified and honest answer. You said Rahul Gandhi is a fighter. Of course, Rahul Gandhi is a fighter. I have seen him fight. The way the BJP have many times has been extraordinarily condescending to him, but he's never buckled down to him. One thing I'll tell you about Rahul Gandhi as a character, he's fearless and he can afford to be fearless. दिल्ली की प्रदूषित हवा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बीते कई दिनों से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में प्रदूषण बुरी तरह से छाया नजर आ रहा है। यहाँ की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बीते गुरुवार को भी कमोबेश यही स्थिति बरकरार रही और आज भी हालात जस से तस बने हुए हैं। राजधानी के 1 या 2 नहीं बल्कि 14 इलाकों का AQI 400 पार यानी गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।